Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student, you are watching the Learning College YouTube channel. आज हम लेक्चर नंबर 2 फर्स्ट ईयर की तरफ मूव करेंगे और हमारा आज का टॉपिक है स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे गिवन है, आप इसके ऊपर अपना होमवर्क मुझे सेंड कर सकते हैं। स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस जो है ये चैप्टर स्टाइकोमेट्रिक के अंदर सेकंड टॉपिक है। पहले टॉपिक के अंदर हमने मोल एंड एवोगैड्रो नंबर को डिस्कस किया था और उससे रिलेटेड फार्मूलाज को भी डिराइव किया था। फिर इसी तरह हमने बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस किया था, वो वाली बेसिक डेफिनेशन जो आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर काम आने वाली थी और वो इसलिए डिस्कस कर दी गई थी ताकि बाद में आने वाले जो जितने भी टॉपिक्स हैं उसके अंदर आपको मसला ना हो। स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन आपका नेक्स्ट टॉपिक है। स्टैचोमेट्रिक यहाँ से दोबारा स्टैचोमेट्रिक को देख लें कि होता क्या है। स्टैचोमेट्री असल में क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जो कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के अंदर हम देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है। मतलब चेक करें, क्वांटिटेटिव किसको बोलते हैं? मिकदारी ताल्लुक को देखेंगे। मिसाल के तौर पे आप कोई भी रेसिपीज़ अगर देखें, खाना बनाने वाला कोई भी रेसिपीज़ अगर बनाता है तो वहाँ पे भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस का लाजमी ख्याल करता है, नमक कितना डाल रहा है या फिर वो सारी चीज़ें पानी कितना यूज़ कर रहे हैं। फिर इसी तरह केमिकल इंडस्ट्रीज़ जितनी भी हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है कि कौन सी चीज़ कितनी अमाउंट में इस्तेमाल करनी है। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर भी हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देखते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी मिकदार के अंदर इस्तेमाल की गई है और उससे हमें कितना प्रोडक्ट मिला है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल आप चेक करें, स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर मैंने लिखा हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन मालिक्यूल ऑक्सीजन मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करके बना रहा है वाटर मालिक्यूल। अब हमने कहा कि जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं वो बैलेंस होना ज़रूरी है, जो कि ब्लैक कलर की मार्कर के साथ हमने लिख लिया कि देखिए ये बैलेंस नहीं थी, हमने इसको बैलेंस कर दिया। बैलेंस किस तरह करेंगे? यहाँ पे देखिए 2 × 2 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे ठीक हो गया 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। इसी तरह अगर आप मूव करेंगे प्रोडक्ट वाली साइड के ऊपर तो वहाँ प्रोडक्ट वाली साइड के ऊपर भी उतनी ही तादाद में प्रोडक्ट होना चाहिए जितना आपके पास रिएक्टेंट के अंदर था। अब यहाँ से देखिए 2 × 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी मौजूद है। इसी तरह ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? 2 × 1 2 ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद है। अब इस इक्वेशन को पढ़ने का तरीका क्या है, इसको इक्वेशन को आप किस तरह पढ़ सकते हैं? तो इस इक्वेशन को जो है वो आप 3 तरीक़ों से पढ़ सकते हैं। या तो आप मोल की फॉर्म में पढ़ो, या फिर आप उसको मेस की फॉर्म में पढ़ो, या फिर तीसरा ऐसा हो सकता है कि आप एवोगैड्रो नंबर के लिहाज से इसको पढ़ सकते हैं। तो किस तरह पढ़ेंगे? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर। फिर इसी तरह इस इक्वेशन को हम किस तरह पढ़ सकते हैं? एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, ठीक है, 1 ग्राम। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 × 2 4 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? 4 ग्राम। तो आप लिख सकते हो कि 4 ग्राम रिएक्ट करेंगे किसके साथ? 32 ग्राम के साथ। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2, उसके साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा? 32 ग्राम। मतलब क्या हुआ? 4 ग्राम ने रिएक्ट किया 32 ग्राम के साथ, प्रोडक्ट में आपको क्या मिला? 36 ग्राम। इसका मोलर मास निकालो। पहले लेक्चर के अंदर जो आपको होमवर्क भी दिया गया था वो यही था कि आपने मॉलिक्यूलर मासेस निकालने का तरीका सीखना था। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मासेस निकाला जो कि आ गया 36 ग्राम। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का होना ज़रूरी है। अब देखें इसमें यहाँ पे इन दोनों रिएक्टेंट्स को जमा करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 36 ग्राम। और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड भी कितना है? 36 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि इक्वेशन बैलेंस थी और इस बैलेंस्ड इक्वेशन से हम फर्दर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो भी हमें मालूम करना होगा वो हम मालूम कर सकते हैं। अब इस स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशंस के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है वो आपने जहन में रख लेनी है। कौन कौन सी कंडीशन है? पहली कंडीशन है रिएक्टेंट कंप्लीटली चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। सेकंड कंडीशन ये है कि नो साइड रिएक्शन, कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन है स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए वो ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है ये ज़रूर फॉलो होना चाहिए। अब 1 बाय 1 देख लें क्या होता है। रिएक्टेंट कंप्लीटली चेंजेस इनटू प्रोडक्ट। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है कि नहीं? आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, पहला चैप्टर है वहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शंस। फिर इसी तरह आपने वहाँ पे पढ़ा था इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं। केमिकल इक्वेशन 2 तरह से लिखी जा सकती है, एक तो रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ, एक इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब है कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कंप्लीटली चेंज हो गए। यहाँ पे इसको चेक करें, रिवर्सिबल को देखें,
रिवर्सिबल रिएक्शन कौन से होंगे और हमें किस तरह, हम इक्वेशन को देख के किस तरह हम मालूम कर सकते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन था कि नहीं। तो आप तो ये याद रखते हैं कि दो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान अगर ये डबल हेडेड एरो है, डबल हेडेड एरो और ये हाफ हेडेड है, ठीक है, ये हाफ हेडेड, ये हाफ हेडेड, इस तरह की अगर आप वहाँ पे सिंबल चेक करेंगे, देखेंगे, तो इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, और जो ही प्रोडक्ट बनेगा तो फिर प्रोडक्ट आपस में दोबारा रिएक्ट करके क्या चीज़ बना लेंगे, रिएक्टेंट बना लेंगे। इसका मतलब है रिएक्शन कंप्लीट हो ही नहीं रहा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। इस सिंबल से हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन कौन सा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। जबकि इरिवर्सिबल का क्या मतलब हो गया, कैसे पता चलेगा, सिंपली जो सिंगल हेडेड फॉरवर्ड हेडेड एरो होगा, इस तरह इस एरो से आपको पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीटली, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कंप्लीटली बन चुके हैं। और वो ये वाली एरो हमें इंडिकेट करेगी कि जो आपने रिएक्टेंट, लेट्स सपोज कोई भी A + B रिएक्टेंट था, वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है किसके अंदर, C + D के अंदर। तो इस एरो से हम पता चला सकते हैं कि वो रिएक्शन रिवर्सिबल था या इरिवर्सिबल। तो पहला पॉइंट ये है कि रिएक्टेंट्स को कंप्लीटली चेंज हो जाना है प्रोडक्ट में अंदर, और वो किसके अंदर होगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। दूसरी बात ये कंडीशन जो आपने लाजमी ख्याल रखना है, जिसका साइड रिएक्शन नहीं होने चाहिए। मिसाल के तौर पे कोई भी अगर आप रिएक्शन कर रहे थे उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, ये कोई भी और जो चीज़ आप बनाना चाह रहे थे वो नहीं बन रही है, लेकिन उसके साथ साथ कोई और प्रोडक्ट बन रहा है, तो फिर साइड रिएक्शन बनेगा तो आप जो कैलकुलेशन करोगे वो कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक नहीं होगी, क्योंकि साइड रिएक्शंस के बगैर हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख कर हमने अपने न्यूमेरिकल्स, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। फिर तीसरी बात ये कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, इसके ऊपर डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि ये 9th क्लास के अंदर आपने और 10th क्लास के अंदर डिटेल से पढ़ा होगा। यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। इसका मतलब ये है कि मास, इसकी डेफिनेशन में यहाँ पे लिख लेता हूँ छोटी सी, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना ही आप ख़त्म कर सकते हो और ना ही आप इसको बना सकते हो, बल्कि क्या कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे ये हो रहा है, ये दो रिएक्टेंट से इसको, दो रिएक्टेंट को हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये इस तरह आप कर सकते हो, लेकिन आप इसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है जो कि लाजमी ओबे होना चाहिए किसी भी स्टोइचोमेट्रिक प्रॉब्लम के अंदर। दूसरी बात यहाँ पे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये भी आप पढ़ते आ रहे हो 9th क्लास से। डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, मिसाल के तौर पे कोई भी कंपाउंड है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी कंपाउंड है, वो लेट्स सपोज वाटर को ही लें, अब इसकी जो कंपोजिशन है वो सेम होगी। मिसाल के तौर पे इसकी कंपोजिशन क्या है, 2:1। अब हमेशा वाटर जो है वो इसी रेशो के साथ मिलकर बनेगा, चाहे ये इंडिपेंडेंट ऑफ सोर्स होते हैं, मतलब आप जहाँ से भी पानी ले ले उसका फार्मूला हमेशा यही रहेगा H2O, और उसके अंदर रेशो यही रहेगी। और यही लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो होना चाहिए, और ये फॉलो होगा तब आप स्टोइचोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को हल कर सकेंगे। अब इससे रिलेटेड देखिए एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दोबारा लिख ली, NaOH + HCl gives us NaCl + H2, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सेम उसी तरह जिस तरह हमने कहा था कि इस इक्वेशन को हम मास के लिहाज से भी पढ़ सकते हैं, मोल के लिहाज से भी पढ़ सकते हैं, एवोगैड्रो नंबर के लिहाज से भी इसको आप दे सकते हैं। अब इस NaOH का मोलर मास निकाल लें, मॉलिक्यूलर मास निकाल लें, जो कि आपके पास आएगा 40 ग्राम। 40 ग्राम ने रिएक्ट किया, HCl के एटॉमिक मास आपने होमवर्क में निकाल लिया था जो कि 36.5 था। अब देखिए ये इसका 40 ग्राम ने 36 ग्राम के साथ 36.5 ग्राम के साथ रिएक्ट किया और प्रोडक्ट में हमें दो चीज़ें बना के दे दी, एक तो NaCl 60 बना दिया, साथ में वाटर। NaCl का जो मॉलिक्यूलर मास बना हमारे पास वो 58.5 ग्राम था, जबकि वाटर का 18 ग्राम था। अब इन दोनों को सम करो, रिएक्टेंट साइड पे जो चीज़ें मौजूद हैं उनका सम निकालो, प्रोडक्ट साइड पे जो चीज़ें मौजूद हैं उनका सम निकालो, तो दोनों का सम सेम आ रहा है 76.5 ग्राम, 76.5 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो फॉलो हो चुका है और कोई भी रिएक्टेंट हमारे पास ज़ाया नहीं हुआ है, रिएक्टेंट ज़ाया भी नहीं हुआ है। इस एरो से हमें पता चल रहा है कि रिएक्टेंट जो थे वो कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुके हैं, किस में, प्रोडक्ट में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुके हैं। ऐसे न्यूमेरिकल्स,
ऐसी इक्वेशन से हम जो है न्यूमेरिकल आसानी के साथ फॉलो कर सकते हैं या बना सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो हमने ये जो कैलकुलेशंस की हैं, इन कैलकुलेशंस को कहा गया इन कैलकुलेशंस को कहा जाता है स्टैचोमेट्रिक अमाउंट। ये जो हमने निकाल ली, हर एक का मोलर मास निकाल के उसके हिसाब से हमने इक्वेशन को लिखा, उसको बोलते हैं स्टैचोमेट्रिक अमाउंट। अब इसकी डेफिनेशन देख लें क्या होती है। अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये वही वाली अमाउंट है जो हमने यहाँ से निकाल ली है, 76.5 ग्राम, 76.5 ग्राम। तो इसको आप क्या बोलोगे? स्टैचोमेट्रिक अमाउंट बोलते हो, स्टैचोमेट्रिक अमाउंट बोलते हो। बात क्लियर यहाँ से। अब लास्ट जो लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हमने दो फार्मूले निकाल लिए थे मोल फाइंड आउट करने के लिए। एक फार्मूला था N इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, और दूसरा फार्मूला मोल के लिए हमने एवोगैड्रो नंबर के लिहाज से निकाला था N इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब ये दो न्यूमेरिकल दो फार्मूलाज हैं आपके पास, जिनको हम यूज़ करके डिफरेंट स्टैचोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ये दो आपने याद रख लेने, यही दो फार्मूले जो आपको आगे काम आने वाले हैं। तो इनसे रिलेटेड हम 2-3 न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं, फिर उन्हीं न्यूमेरिकल्स को आपको होमवर्क दे दिया जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स हमने इसमें फाइंड आउट करने, हमने न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख लिया कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ NaOH। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स के लिए दो फार्मूले लिख लिए थे, यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? आया पार्टिकल्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे या फिर मैस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे? तो आपने न्यूमेरिकल को देख लेना है कि अगर आपको वहाँ पे ग्राम या मैस गिवन है तो आपने डायरेक्टली मैस वाला फार्मूला वहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो फिर डायरेक्ट आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसका सबसे पहले 4 स्टेप्स के अंदर हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है गिवन डेटा लिखेंगे आप। गिवन डेटा वो वाली वैल्यूज़ जो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्या क्या चीज़ें गिवन है। एक तो आपको मैस इन ग्राम गिवन है, वो आपने लिख लेना है। मैस इन ग्राम इज इक्वल टू 60 ग्राम। उसके बाद आपको NaOH उससे दे दिए, फार्मूला उसने दे दिया, आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है? मोलर मैस। इसको भी आप गिवन डेटा के अंदर लिखो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मोलर मैस ऑफ NaOH इज इक्वल टू, हमने ये फाइंड आउट कर लेना है। अब देखिए किस तरह फाइंड आउट करेंगे। सोडियम यहाँ पे इसका एटॉमिक मास होता है 23 और यहाँ पे सोडियम कितने एटम है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? एक ही है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस हाइड्रोजन कितने? यहाँ पे एक ही है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास कैलकुलेशन करो 23, 16, 1, ये आपके पास आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल। आपके पास दो चीज़ें आ गई हैं, मोलर मास भी आ गए, आपके पास मैस इन ग्राम गिवन है। अब आपने दूसरे स्टेप के अंदर वो चीज़ लिखनी है जो आपने फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट आपने क्या करना है? हाउ मैनी मोल्स। तो ये चीज़ आपने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे लिख लें नंबर ऑफ मोल्स आपने क्या करने? फाइंड आउट कर लेने। इसके बाद फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? तो आपने फार्मूला क्वेश्चन को देख के यहाँ पे लिख लेना है कि हमने फार्मूला यहाँ पे यूज़ करने N इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस हो जाएगा। ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब इसको सॉल्व करो सिंपली। अब आपके पास मैस इन ग्राम भी गिवन है, मोलर मास भी हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो डायरेक्टली इस फार्मूले के अंदर आप वैल्यूज पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। N इज इक्वल टू मास इन ग्राम कितना है जी? मास इन ग्राम है 60 ग्राम, और ये विद यूनिट लिखे ताकि आपको लास्ट में यूनिट निकालने में मसला न हो। मोलर मास क्या आया? NaOH का मोलर मास इसका आया 40 ग्राम पर मोल। ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा, ग्राम के साथ कैंसिल हो जाएगा। 60 डिवाइडेड बाई 40, आप इसको डिवाइड कर ले तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5, और ग्राम के साथ कैंसिल हो चुका था, पीछे क्या चीज़ बची? मोल। तो यहाँ इसके साथ आपने लिख लेना है मोल। तो आपने वो चीज़ फाइंड आउट करनी थी कि हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 60 ग्राम ऑफ NaOH। तो आप लिख लेंगे कि 1.5 मोल ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 60 ग्राम ऑफ
NaOH। बात यहाँ से क्लियर कि 1.5 मोल होंगे 60 ग्राम के अंदर। अब एक न्यूमेरिकल पार्टिकल्स के लिहाज से फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आपकी बुक के अंदर होंगे या सेल्फ असेसमेंट वहाँ पे लिखा होगा या प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स लिखे होंगे तो वो सारा का सारा फिर आपका होमवर्क हो जाएगा। एक और न्यूमेरिकल है आपके पास जिसके अंदर आपको गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको गिवन है। और इस एक्सपेरिमेंट, इस न्यूमेरिकल को आप देख लें कि इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट 8.50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻25 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर यूज्ड, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अपने मोल्स फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे पार्टिकल्स गिवन है तो आपने फिर डायरेक्ट पार्टिकल वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, n = नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na जो कि एवोगैड्रो नंबर है। सेम इसी तरह इसको भी फिर फाइंड आउट करेंगे। इसको भी हम गिवन डेटा लिख लें, जो चीज़ें आपको गिवन है। एक तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो यहाँ पे लिख लें नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू 8.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻25 मॉलिक्यूल्स। दूसरी चीज़, इस पूरे न्यूमेरिकल को आपको नज़र कुछ नहीं आ रही कि दूसरी चीज़ गिवन क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या है। एवोगैड्रो नंबर जिसको Na से रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी वैल्यू आपने हमेशा याद रखनी है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ये उसकी वैल्यू आ जाएगी 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब आपको दो चीज़ें गिवन है, बाकी आपने इस पूरे क्वेश्चन के अंदर और कुछ भी नहीं गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है वो चीज़ लिख लें। फाइंड आउट वो कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने तो यहाँ पे लिखें नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू फाइंड आउट करने। तीसरी बात, फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला चूँकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मैंने तो फिर आप डायरेक्टली लिखोगे n = नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय Na जो कि एवोगैड्रो नंबर होता है, या फिर इसके लिए आप नीचे ये भी लिख सकते हो 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ये चीज़ भी लिख सकते हो। अब आपको गिवन डेटा के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी गिवन है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यूज़ भी गिवन है, तो आपने डायरेक्टली इस फार्मूले के अंदर पुट करके आपने फाइंड आउट कर लेना है नंबर ऑफ मोल्स को। अब डायरेक्टली वैल्यूज़ पुट करें 8.50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻25 डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 जो कि आपके पास एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है। इसको सॉल्व करें, ये जो 10 की पावर में लिखा हुआ है इसको ऊपर लेके आ जाएं क्योंकि नीचे सेम है तो ऊपर माइनस हो जाएगा। 8.50 डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय, देखें यहाँ पे ये 10⁻25 है, 10⁻25 ये वाली चीज़ ऊपर आएगी तो आके क्या हो जाएगी माइनस, यहाँ से माइनस कर दें 10⁻23 माइनस हो जाएगा। आपके पास क्या चीज़ बची 8.50 डिवाइडेड बाय 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2, ये चीज़ बच गई। इसको हम सॉल्व करेंगे, जो आपके पास आंसर आ जाएगा उसको हम लिख लेंगे 8.5 जो है 8.5 को डिवाइड करो, 8.50 को डिवाइड कर लिया हमने 6.023 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1.4 और साथ में ये मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। ये आपके पास जो आपने फाइंड आउट करना था जो कि क्या था नंबर ऑफ मोल्स आपने फाइंड आउट करने थे और हमने फार्मूला डायरेक्ट लगा के दो वैल्यूज़ हमारे पास थे उसको पुट किया और हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिया। आपने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया मास के लिहाज से, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया पार्टिकल के लिहाज से। अब आपने आपकी बुक के अंदर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स गिवन होंगे, सेल्फ असेसमेंट गिवन होगी। इन न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास, मोल से रिलेटेड, एवोगैड्रो नंबर से रिलेटेड, यही आपका होमवर्क है। और ये होमवर्क जो है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लाजमी सेंड करेंगे। अगर वहाँ पे मसला हुआ तो आप पूछ भी सकते हैं।